क्लास 8 का बायो का चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट आप पढ़े होंगे। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 8 का बायो का। इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और आप आज देखेंगे कि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है सेल का आज जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ही वीडियो में पूरा जो है सेल चैप्टर आपका जो है स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी है सब कुछ खत्म होगा इसमें। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, वो आया कहाँ से, वो कैसा दिखता है, वो दिखता ऐसे दिखता है कि नहीं दिखता है, आखिर सेल हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक आप देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि डिस्कवरी ऑफ सेल, आखिर सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, इसको ध्यान से आप सुनेंगे। तो मैं बताता हूं आपको कि सेल का जो है डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? तो सेल का डिस्कवरी करने वाले थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने कैसे इस सेल को डिस्कवर किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि सेल को डिस्कवर होने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था माइक्रोस्कोप का, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज है जो हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखता है। सब्सटेंस या कोई भी चीज उसको जो है माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का जो है इन्होंने प्रयोग किया था इसके डिस्कवरी में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ट्री आपने देखा होगा, पेड़ होते हैं, तो पेड़ के इन्होंने जो स्टेम में बाक्स वाला पार्ट होता है, उन्होंने बाग को लिया। ठीक है, जो उसमें खोपड़ी टाइप होता है उसको उन्होंने लिया और उसमें से एक सब्सटेंस को निकाला जिसको कॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉक बोलते हैं। और उस बाग से निकाले हुए कॉक सब्सटेंस को इन्होंने माइक्रोस्कोप में जब लगाया तो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर इन्होंने देखा? देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है। तो जब रॉबर्ट हुक ने इस बाग से निकाले हुए सब्सटेंस कॉक को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने ऐसा एक इमेज पाया जो हेक्सागोनल इमेज था, जिसका इमेज जूम करने पर अगर हम लोग हनी बी का जो ये उसका हनी बी का जो ये होता है छाता, जिसको आप लोग बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, तो उसको अगर हम लोग जूम आउट करके देखते हैं तो बिल्कुल इसकी तरह ये दिखता है। समझ गए कि नहीं? जिसका नाम इन्होंने सेल दिया। क्या दिया इन्होंने? उसका नाम जो है उसको सेल दिया। और ये उनको इतना ज्यादा अच्छा लगा, ये डिस्कवरी जो उनको इतना पसंद आया, ये इमेज जो है और ये चीज जो है जो इन्होंने डिस्कवर किया, इनको इतना अच्छा ये टॉपिक लगा था कि इस पर इन्होंने एक बुक भी लिखा था। उस बुक का नाम था, देखिए मैंने लिखा हुआ है माइक्रोग्राफिया। उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। उस बुक को भी इन्होंने, जब ये टॉपिक जो है पूरी वर्ल्ड में जब चर्चा में हुई, सेल के ऊपर डिस्कशन शुरू हुए, लोग जानना शुरू किए, तो उसके बाद जो होता है आप डिस्कवरी देख लिए, डिस्कवरी कैसे हुआ इस सेल का। उसके बाद इस टॉपिक जो है पूरी मार्केट में फैल गई, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। फिर उसके बाद इस पर जो है सेल थ्योरी पर हम लोग आते हैं। क्या आते हैं? सेल थ्योरी पर। उसके पहले इन्होंने उस बुक में क्या लिखा था इसके लिए कि जस्ट लाइक हनी कॉम्ब कंपोज्ड ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स, just like honeycomb composed of little compartments, organisms are also composed of small compartments। इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोग्राफिया बुक में जो रॉबर्ट हुक ने ये लाइन लिखी थी कि जस्ट लाइक हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब मतलब जो आप लोग छाता देखते हो मधुमक्खी का, तो उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है बिल्कुल उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स टाइप होते हैं, होल टाइप होते हैं। उसको अगर आप जूम आउट करके देखते हो तो वही बोल रहा है कि जस्ट लाइक हनीकॉम्ब कंपोज्ड ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स, उसकी पूरी हनीकॉम्ब जो होती है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का एक कंपोज होता है। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म जो है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर का क्या है? कंपोज्ड है। मतलब कि सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, एक सेल नहीं बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इन्होंने ये अपने माइक्रोग्राफिया बुक में लिखा था। उसके बाद जब इस सेल के बारे में चर्चा हुआ तो उसमें 3 साइंटिस्ट ने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। तो सेल थ्योरी में नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं
तो तीनों साइंटिस्ट का जो नाम था, एमजे स्किल्डिन, टी स्वान और रडोल्फ विर्चो, ये तीनों जो नाम था उनका, इन तीनों ने 3 कंसेप्ट दिए थे सेल के बारे में। कितने कंसेप्ट दिए? 3 कंसेप्ट दिए। तीनों कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर लिखा है। तो फर्स्ट कंसेप्ट था आपका कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इनका पहला कंसेप्ट जो था उसमें ये बोले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। अब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल्स हो या ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स भी हो या प्लांट्स हो, ये सब जो होते हैं किसके बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। चाहे वो कोई भी हो, आप लिविंग बीइंग्स में उठा लो, छोटा से लेकर बड़ा जीव जंतु तक, वो सेल के ही कंपोज होते हैं। समझ गए कि नहीं? तो सेकंड आपका यहां पर क्या है? सेकंड जो इनका कॉन्सेप्ट था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जितने भी आपकी बॉडी में फंक्शन होती है, जितने भी आपका कार्य होता है, वो सब कुछ जो है सेल की ही वजह से होता है। इसीलिए सेल को ही बोला जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ गए कि नहीं? उसके बाद ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल आते हैं, जो नया सेल बनता है, जो तो क्या होता है, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर, उसी से नया सेल बनता है। जैसे कि मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे दिया हूं, पेरेंट्स और बेबी। एक नया बेबी जब प्रोड्यूस होता है या रिप्रोडक्ट होता है तो कहां से आता है? हमारे फादर और मदर से एक नया बेबी आता है। हमारे फादर मदर कहाँ आए थे? वो अपने पेरेंट्स से आए थे। वो कहाँ आए थे? वो अपने पेरेंट्स से आए थे। यानी कि ये सेल जो है पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, तो उससे एक नया बेबी एग्जिस्ट यहाँ पर किया। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से ये आपका सेल थ्योरी हुआ, जो इन 3 साइंटिस्ट ने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे इसके बारे में। उसके बाद आप डिस्कवरी देखें कि किस तरह से सेल जो है डिस्कवर किया यहाँ पर। और यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवरी किया था। तो ये एक जो है अच्छा जो है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, टिक मार्क क्वेश्चंस में ये आपका आ सकता है। उसके बाद से कौन सा उन्होंने बुक्स लिखा था? माइक्रोग्राफिया, ये क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो ये दोनों जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए थोड़ा सा आते हैं सेल के बारे में, हम लोग डिटेल में जानते हैं कि सेल क्या क्या होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं, और भी उसका कुछ नाम होता है कि नहीं, वो हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है, कुछ फंक्शंस करता है, हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो कैसे होते हैं, हमारा बॉडी कैसे बनता है, ये सारी चीजें रिलेटेड बातें हैं। तो सेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा? सेल का डिस्कवरी देखा, सेल थ्योरी देखा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट की, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या कोई प्लांट्स हो, ठीक है? तो ह्यूमन बींग्स होता है या एनिमल्स होता है या प्लांट्स होता है, सबके पास क्या होता है? कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है। आप प्लांट्स देखे हो, उसके पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। मैं ह्यूमन बींग्स, मेरे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, हाथ है हमारे, नाक है, मुंह है, सब कुछ है। तो हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। आप भी मुझे देख रहे हो तो आपके पास भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। आप कोई एनिमल्स देखते हो उसके पास भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप बहुत सारे एनिमल्स देख सकते हो। तो ये सारे स्ट्रक्चर आखिर बनते कैसे हैं? तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि सेल से ही जो होता है हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो किस तरह से क्या होता है? तो सेल जो है क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। समझ गए कि नहीं? एक सिंगल सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। फिर इस सिंगल सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। फिर उस सिंगल सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। यानी कि अगर कोई सिंगल सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट ना हो तो आगे का कोई भी सेल बनेगा ही नहीं और हमारी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए एक सेल जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में। समझ गए? यानी एक सेल से 2 सेल बनता है, फिर उससे 2 सेल बनेगा और इससे बहुत सारे सेल बनते हैं और एक ना एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है? तो एक सेल जो होता है कितना सेल बनाता है? 2 सेल बनाते हैं और इस तरह से बहुत सारे सेल मिलके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है उसको? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है?
अब देखिए कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, आप कोई ना कोई जानवर देख लो, एनिमल्स देख लो, प्लांट्स देख लो, ह्यूमन बींग्स देख लो, सबके पास फंक्शन होती है कुछ ना कुछ, वो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ वो वर्क करते हैं। जैसे मैं सांस लेता हूं, उसके बाद मैं अपने उंगली को इस तरह से हिला सकता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं बहुत सारे फंक्शंस है जो मैं क्रिएट करता हूं। तो सेल जो है यही मदद करता है इस फंक्शंस को क्रिएट होने में, समझ गए कि नहीं। तो एक सेल से बहुत सारे सेल बने और ये सब सेल मिलके ही क्या करते हैं, हमारे बॉडी के फंक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने शुरू में देखा था कि सेल का जो है डिस्कवर किसके थ्रू हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किसके थ्रू किया था, माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप यूज करने का मतलब ही होता है कि इसका साइज जो है बहुत छोटा होगा। तो अगर साइज की बात करते हैं, इसका साइज होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर। क्या होता है, 1 to 100 माइक्रोमीटर। आपका सेल का अगर कोई साइज पूछ दे तो 1 to 100 माइक्रोमीटर, जो नेकेड आइज से देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब सेल जो है, एक सेल नहीं बहुत सारे सेल मिलकर एक अपना ब्लॉक्स जोड़ जोड़कर वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक बिल्डिंग। जैसे हमारा शरीर तैयार हुआ, हमारे बॉडीज बनी सेल से मिलकर, तो क्या हुआ, एक बिल्डिंग जैसे अपना उसने एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ईंट जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसी तरह से सेल भी जो है बहुत सारे मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसीलिए सेल को एक और नाम से जाना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्या जाना जाता है उसको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जो मैंने नीचे आपको यहां पर लिख रखा है कि सेल इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। तो हम लोग सेल के बारे में जान लिए, उसके थ्योरी के बारे में जान लिए, डिस्कवरी जान लिए, सेल का इंपॉर्टेंस जान लिए, उसके बाद वो क्या क्या कार्य करता है थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसके बारे में देखा, बॉडीज के बारे में भी देखा, ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, सेल किस तरह से उसको फॉर्म करता है, ये सब कुछ हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। तो अब आइए बात करते हैं कि प्लांट सेल कैसा होता है। अब एक तो बचा प्लांट्स और दूसरा बचा एनिमल्स, ठीक है, हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो जो है प्लांट सेल के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग, जो मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना रखा है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो है आपका क्या है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, हमको क्योंकि सारा फूड हमको फूड चेन से कर लो या डायरेक्टली कर लो, हमें प्लांट से ही फूड मिलते हैं, समझ गए कि नहीं। लेकिन प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग को जो मैंने ये फिगर बनाया है, आप इसे देखिए, थोड़ा सा अजीब है ये फिगर, मुझे पता है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हम लोग काम चलाएंगे, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल फिगर भी किस तरह से होता है, किस तरह से आपके नेट्स पर उपलब्ध होता है, तो साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो मैंने बनाया उसको देखते हैं। तो ये जो आपका जो है सबसे ऊपर में हल्का डीप है, और इसका थोड़ा बहुत चौड़ाई भी है, तो इसको देखते हैं, जो ब्लू कलर का है हल्का चौड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं इसको, सेल वाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में जो आते हैं, इसको जो है जो थोड़ा सा गैप है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम लोग देखे सेल वाल, उसके बाद आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर में जैसे ही जाएंगे, ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है, इस स्ट्रक्चर का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म उसको बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही अंदर जाएंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। उसके बाद आते हैं अंदर में जैसे ही, तो ये जो पार्ट्स है, ये जो खाली है, इसको वैक्यूल बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे माइक्रोक्रिस्टल्स है। उसके बाद इससे थोड़ा सा अलग है ये फिगर, इसको देखेंगे तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर जैसे ही जाते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है, ये वाला फिगर के ऊपर आते हैं,
और इस फिगर के जो अंदर ये होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो ये साइड में मेम्ब्रेन बना हुआ है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोलेंगे इस मेम्ब्रेन को? न्यूक्लियर इन्वेलप बोलेंगे। उसके बाद जो बीच में ये ब्लैंक है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब वो पूछोगे न्यूक्लियस कहाँ है सर इसमें? तो ये पूरा जो होता है इसके ये जो पार्ट्स हैं इस सबको मिलाकर बनता है न्यूक्लियस। क्या बनता है? न्यूक्लियस, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो ऊपर में जो है जिसमें ये जो है राइबोसोम्स लगे हुए हैं इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर है तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लगा हुआ, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो डॉटेड डॉटेड है साइड में इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए कि नहीं? अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास ये वाला फिगर बचता है, ठीक है। और ये डॉटेड डॉटेड है, इसको क्या बोलेंगे? ये डॉटेड डॉटेड जो है इसको बोलेंगे राइबोसोम्स। क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स उसको बोलेंगे। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे डिक्टियोसोम्स। समझ गए कि नहीं? तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइक्रोक्राइस्टल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सबको मिला के न्यूक्लियस बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और डिक्टियोसोम्स। समझ गए कि नहीं? इस तरह से ये जो है हमारा प्लांट सेल है। इसके बाद मैं आपको बना के दिखाता हूं एनिमल सेल, ठीक है। और फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उस समय हम लोगों ने प्लांट सेल देखा था, अब हम लोग देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल में आप लोग देखे थे क्या क्या हो रहा था, उसमें क्या क्या पार्ट्स थे उसके सेल में। तो अभी हम लोग देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल में सबसे पहले जो होता है ऊपर में जो पार्ट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए कि नहीं? उसके बाद जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जो पूरे मतलब हमारे फिगर की अगर बात करते हैं तो जो भी ये व्हाइट कलर का है इसको क्या बोलते हैं? अंदर में जो व्हाइट कलर पूरा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ऐसे फिगर्स जो है ये फिगर हम लोगों ने प्लांट सेल में भी देखा था उस फिगर को, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमने देखा था। तो ये जो है इस फिगर को हम लोग उसमें क्या बोल रहे थे? और इसके ऊपर जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमने क्या बोला था? तो डॉटेड स्ट्रक्चर्स थे उसको हमने बोला था राइबोसोम्स। क्या बोला था? राइबोसोम्स। प्लांट सेल में तो एनिमल सेल में भी हमारे प्रेजेंट है, उसी वे में है तो उसको बोलेंगे राइबोसोम। समझ गए कि नहीं? और ये जो स्ट्रक्चर थे इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे। अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम्स नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब बात करते हैं, देखिए ये एक फिगर है, यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर एक फिगर है। इसको क्या बोलेंगे? इस इमेज को बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर में आते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर छोटा सा आपको दिख रहा है ये प्लांट सेल में भी था, लेकिन प्लांट सेल में सिंगल प्रेजेंट था और बहुत ही लार्ज साइज में था। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो एनिमल सेल में बहुत सारे प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो है छोटा स्ट्रक्चर है, छोटा ये होता है एनिमल सेल में, जिसका नाम है वैक्यूल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है एनिमल सेल में प्लांट सेल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसका जो नाम है गोल्गी बॉडीज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा जो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स है, ऐसे 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 करके
इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। उसके बाद मेन पार्ट इसके न्यूक्लियस पर आते हैं। तो जिस तरह से प्लांट सेल में देखे तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। और फिर ये जो खाली जगह है इसके बाद इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइड से ये जो मेम्ब्रेन दिया हुआ है इसको बोलेंगे न्यूक्लियर इनवेलप। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है। और पूरे तीनों पार्ट को बोलेंगे न्यूक्लियस। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से हमारा जो है एनिमल सेल आपको देखने को मिला। प्लांट सेल भी आप लोग देखे किस तरह से होता है। उसके बाद से प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो मेन डिफरेंस अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो था सबसे पहला पार्ट जो ऊपर में लेयर था वो था क्या? सेल वॉल। लेकिन यहां पर डायरेक्टली आपका किससे स्टार्ट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये जो है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक मेन डिफरेंस है। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में बात कर लिए। थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें कॉमन क्या देखा? तो कॉमन हम लोग को देखने को मिला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको कॉमन देखने को मिला है, प्रोटोप्लाज्म कॉमन देखने को मिला है। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तीनों में क्या है जो आपका कॉमन जो है? प्रोटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कॉमन है। तो आपको अगर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बोलेगा बोलने को तो आप क्या बोलोगे? तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन में प्रोटोप्लाज्म होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक मेम्ब्रेन से वो घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए कि नहीं? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका हुआ सेल का। और सारे सेल में जो है प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक, प्लांट, एनिमल सेल हो, उसमें जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है? सेम होता है। समझ गए? ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स थे, वैक्यूल्स था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, प्रोटोप्लाज्म था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल वॉल था, बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सबसे ऊपर में एनिमल सेल में होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग जो है देखते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका कैसा शेप होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने जो है फिगर में देखा था एनिमल सेल में कि सिर्फ थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर बाहर से ऐसे था। तो सिर्फ थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं होता है, और उसका जो है फिगर जो है मैं अभी आपका थोड़ी देर में दिखाऊंगा, या यहाँ पर आपका जो है फिगर दिख भी रहा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है। इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, आपको उसका नाम भी दिख रहा है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा शेप है। तो बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, उस एनिमल जो है स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, एनिमल का सेल स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था उसमें जो ऊपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इट इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये जो सेल का जो होता है लिविंग पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा जो है लिविंग पार्ट है सर, आउटर मोस्ट है तो सारे जो होंगे उसमें लिविंग पार्ट्स होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग लिविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिविंग पार्ट होता है। उसके बाद जो है ये बहुत ही पतला होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा पतला होता है और इलास्टिकेबल होता है, इलास्टिक होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये इसमें क्या बोलेंगे इसका सेकेंड? इट इज वेरी थीन, डेलिकेट एंड इलास्टिक। समझ गए कि नहीं? इट इज अ लिंक बिटवीन आउटर इन्वायरमेंट एंड इनर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। और आउटर इन्वायरमेंट, मान लीजिए ये सेल है, एनिमल स्ट्रक्चर सेल जो आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए उसको, और देखिए कि ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं एनिमल स्ट्रक्चर, जो एनिमल सेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें जो है आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर में जो चीज है और इनर में जो चीज है उसके बीच में ये एक लिंक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इनर और आउटर इन्वायरमेंट का क्या है? यहाँ पर लिंक है। समझ गए कि नहीं?
और दूसरी चौथी बात ये होती है कि ये जो होता है सबको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। कुछ ऐसे ही सिलेक्टिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको सिलेक्टिबल सब्सटेंस होते हैं जिसको इनर से आउटर में और आउटर से इनर में आने के लिए अलाउ करता है। तो इसका जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, उसको बोलेंगे इट इज सिलेक्टिवली परमिबल, इट इज अलाउ द फ्लोज ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कुछ सिलेक्टिवली सब्सटेंस होते हैं जिसको इनर और आउटर में जाने आने देता है, सबको अलाउ नहीं करता है, पूरे गार्ड की तरह काम करता है। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। क्या क्या? इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, it is very thin, delicate and elastic, it is a link between outer environment and inner environment, it is selectively permeable, it is allow the flow of limited substance in and outer of the cell। समझ गए कि नहीं? बाकी आप यहाँ पर फिगर को देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फिगर है आप इसको देख रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके फंक्शन पे। तो फंक्शन किस तरह से, इसका क्या क्या काम होता है, समझ गए कि नहीं? तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर बैलून ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? बैलून लेते हैं और बैलून में क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैलून का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, बैलून जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। समझ गए कि नहीं? अब देखिए बैलून क्या क्या करेगा। तो सबसे पहला पार्ट कि बैलून जो है उसके भरे हुए अंदर जो पानी है उसको एक शेप दिया। समझ गए कि नहीं? बैलून क्या किया, उसको एक शेप दिया है इस तरह का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट गिव्स डिफिनिट शेप टू द सेल। सेल का एक शेप देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट में मान लीजिए अचानक 30 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है और बढ़ के 40 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उस पर इफेक्ट होगा, यानी जो सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उस पर भी इफेक्ट होगा या नहीं? तो नहीं होगा, क्योंकि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो भी है उसके अंदर में उसको प्रोटेक्ट करता है। समझ गए कि नहीं? तो बैलून आप देख रहे हैं अंदर के पानी को कुछ नहीं होने देगा। बैलून को यहाँ पर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान रखा है और अंदर में उसके पार्ट्स हैं सारे, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्रोटेक्ट करता है। समझ गए कि नहीं? उसके बाद जो होता है मैं आपको बताया था कि ये हर किसी को अलाउ नहीं करता है अंदर बाहर जाने के लिए, सिलेक्टिवली परमिबल होता है। इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब कि अंदर से किसको बाहर जाना है और किसको अंदर जाना है, ये सिलेक्टिवली परमिबल होता है, हर किसी को बाहर अंदर जाने नहीं देता है। तो इस तरह से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन तीनों चीज देख लिए। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल सबको आप देखें। उसके पहले सेल क्या होता है, उसका कैसे डिस्कवरी हुआ, उसका थ्योरी क्या है, उसके 3 साइंटिस्टों ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, और बाकी जो उसका जो रॉबर्ट हुक उसका जो ये किए थे, डिस्कवरी किए थे, उनके बारे में भी आप लोग जाने, उनके बुक्स के बारे में भी, माइक्रोग्राफिया बुक्स के बारे में भी जाने। इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।